हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बुखार के वक्त बच्चों की केयर में 6 सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो पेरेंट्स के द्वारा हो जाती है, जिसके वजह से बच्चे को आराम देने के बजाय बच्चों को और डिस्कम्फर्ट हो जाता है, बच्चों को तकलीफ बढ़ जाती है या फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के पास सही इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी नहीं होती है कि बुखार के वक्त बच्चों के साथ कैसा हमें उनको कैसी केयर देनी चाहिए। और बहुत तरह की मिथ्स या फिर मिसबिलीफ की वजह से पेरेंट्स गलत उपाय करने लगते हैं और उससे बच्चों को नुकसान होने का चांस रहता है। तो मैं अपने क्लिनिक में जो बच्चों को ट्रीट करता हूँ, उसके बेसिस पे मुझे जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स के द्वारा होती हैं उसके बारे में मैं आज सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, ताकि जब आपके बच्चे को नेक्स्ट बुखार हो तो कभी भी आप ये गलतियाँ ना करें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है स्पंजिंग। मतलब जो बुखार के टाइम पे हम बच्चों को पट्टी करते हैं, तो पट्टी में जो पट्टी करते वक्त जो पेरेंट्स गलती करते हैं, उसमें दो इंपॉर्टेंट गलतियां पेरेंट्स करते हैं। पहली चीज़, जो पट्टी कई बार पेरेंट्स ठंडे पानी से करते हैं या बर्फ़ के पानी से करते हैं। ये ठंडे पानी से या बर्फ़ के पानी से बच्चों को पट्टियाँ नहीं करनी चाहिए। जनरली सामान्य तौर पे बच्चों को पट्टी करने के लिए रूम टेम्परेचर पे जो पानी है, जो नॉर्मल पानी है, उस पानी का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ठंडे पानी से पट्टी करने से कई बार क्या होता है, बच्चे का टेम्परेचर अचानक से नीचे गिरता है और बच्चे को शिवरिंग शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पट्टी करते वक्त लोग सिर्फ सिर पे पट्टी करते हैं और कहीं पट्टी नहीं करते। ये एक गलत धारणा है। देखिए, पट्टी कैसे काम करती है, स्पंजिंग कैसे काम करती है, ये इवापोरेशन टेक्निक से काम करती है। अगर आप बच्चे के बुखार के वक्त बच्चे को ये दिक्कत होती है कि बच्चे की बॉडी में बहुत हीट जनरेट होता है बुखार की वजह से, तो उस हीट को धीरे से धीरे हमें रिलीज करने के लिए पट्टी करना पड़ता है। दवाई के साथ साथ पट्टी बुखार को कम करने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। तो पैरासीटामोल जो कि बुखार की दवाई है, इसके साथ साथ हमें पट्टी करना होता है। बट पट्टी करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सिर पे पट्टी ना करें। पट्टी का मतलब ये होता है कि सूती कपड़े को, कॉटन कपड़े को या फिर सॉफ्ट कपड़े को आप पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ लीजिए और उससे फिर बॉडी को पोंछिए। तो उसमें क्या होता है, पूरे सिर से पैर तक हमें पट्टी करना होता है। फोरहेड, बैक, चेस्ट, ग्रोइन, बॉडी के सारे पार्ट्स में पट्टी करनी होती है। इससे क्या होता है, बहुत बड़े सरफेस एरिया से इवापोरेशन होने से धीरे धीरे बॉडी की हीट रिलीज होती है और बच्चे को कंफर्टेबल फील होता है। तो पट्टी पूरे बॉडी में करनी होती है, सिर्फ सिर पे पट्टी नहीं करनी होती है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि ठंडे पानी से या फिर बर्फ़ से पट्टी नहीं करनी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से पट्टी करनी होती है। और अगर आप ठंडी के दिनों में पट्टी कर रहे हो तो उस टाइम पे हल्का गुनगुना गर्म पानी से भी आप पट्टी कर सकते हो। और एक बार में पट्टी 15 से 20 मिनट तक करना काफ़ी है। एक और चीज़, अगर पट्टी करते वक्त मान लीजिए आप नॉर्मल टेम्परेचर पानी से भी पट्टी कर रहे हो और बच्चे को अगर शिवरिंग हो रही है, कपकपी हो रही है, चिल्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको पट्टी रोक के बच्चे को कपड़े से ढकना है और थोड़ा बहुत गुनगुना गर्म पानी पीने को देना है, ताकि बच्चे की शिवरिंग रुक जाए। दूसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं, वो बुखार के वक्त बच्चों की जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर तापमान, वो चेक नहीं करते थर्मोमीटर से। तो बिना थर्मोमीटर के बच्चे को हाथ लगा के जो टेम्परेचर हम अंदाज लगाते हैं वो पूरा सही नहीं होता है। और उससे क्या होता है कि आप बच्चे की सही टेम्परेचर जाने बिना बच्चे को कई बार दवाई दे देते हो, तो उससे बच्चे को फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें और आप डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करें। डिजिटल थर्मोमीटर 200 से 250 रुपये का आ जाता है और काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देता है। तो डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करके टेम्परेचर रिकॉर्ड करें, टाइम और डेट के साथ उसको लिख के टेम्परेचर चार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे की डे बाई डे फीवर बढ़ रही है, कम हो रही है, दिन में कितनी बार आ रही है। तो आपको एक रिकॉर्ड मिल जाता है, उससे आसानी होती है बच्चों को ट्रीट करने में। दूसरी बात है, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपने टेम्परेचर चार्ट मेंटेन किया, तो डॉक्टर को भी समझने में आसानी होती है कि बुखार का पैटर्न कैसा है। थर्ड, इसी में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि बुखार बच्चों में कहाँ चेक करें। देखिए, ओरल और रेक्टल टेम्परेचर को आइडियल माना जाता है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि मुंह में थर्मामीटर डालने से बच्चे उसको थूक देते हैं या निकाल देते हैं, और रेक्टल करना इतना आसान नहीं है। तो बच्चों के लिए जनरली मैं पेरेंट्स को ये सुझाव देता हूँ अपने तरफ से कि आप आर्मपिट में, मतलब एक्जिला में टेम्परेचर चेक करें। जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उनमें मैं आर्मपिट में रिकमेंड करता हूं, और जो बच्चे 5 साल से बड़े उम्र के हैं उनको आप चाहे तो आर्मपिट में भी चेक कर सकते हैं, और या अगर चाहे तो ओरल टेम्परेचर भी दे सकते हैं। और एक्जिला में जो टेम्परेचर अगर चेक करते हैं, तो अगर वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो उसको आप बुखार मान सकते हैं, और उस टाइम पे आप बुखार की दवाई या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके बुखार की दवाई पैरासीटामोल दे सकते हैं। इसी तरह से जो टेम्परेचर का, जो जिस टेम्परेचर को बुखार मानते हैं, वो आर्मपिट में या एक्जिला में 99 डिग्री है,
ओरल कैविटी में मतलब माउथ में अगर 100 के ऊपर है तो उसको बुखार मानते हैं, और रेक्टम में 100.5 डिग्री से ज़्यादा को बुखार मानते हैं। बट पेरेंट्स के लिए मैं सिंप्लीफाई करके यही समझाता हूँ कि आप हमेशा अपने बच्चे को आर्म पिट में, घर पे अगर टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो डिजिटल थर्मोमीटर से चेक करें और आर्म पिट में चेक करें, और आर्म पिट में अगर 99 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको आप बुखार मान सकते हैं। अब दूसरी क्वेश्चन जो ये पूछते हैं कि कौन से थर्मोमीटर का यूज़ करें, तो मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ कि जो डिजिटल थर्मोमीटर आती है उसका प्राइस भी कम है और वो आसानी से यूज़ हो जाता है और एक्यूरेट रीडिंग देता है। अगर इसके अलावा मरकरी थर्मोमीटर आती है, मरकरी थर्मोमीटर हम रेकमेंड नहीं करते बच्चों के लिए, क्योंकि अगर टूट गया तो ग्लास से बच्चे को इंजरी हो जाती है, और मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी होता है, अगर मरकरी बच्चे ने इनहेल कर दिया या ले लिया तो उससे भी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो मरकरी थर्मोमीटर उतना प्रेफरेबल नहीं है बच्चों के लिए, आप डिजिटल थर्मोमीटर ही यूज़ करें। थर्ड जो ऑप्शन रिसेंटली अवेलेबल हो गया है वो है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। देखिए इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर है जो गन की तरह आता है, उसकी जो रीडिंग है वो हमेशा उतनी एक्यूरेट मैंने नहीं पाया है, मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मुझे उतना एक्यूरेट नहीं लगा है। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को घर पे इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज़ करने के लिए मना करता हूं, क्योंकि वो कॉस्टली भी है और वो एक्यूरेट रीडिंग उतना नहीं दे पाता है। तो इसीलिए सारे पेरेंट्स जो मेरे से केयर लेते हैं उनको मैं डिजिटल थर्मोमीटर से ही चेक करने को बोलता हूँ, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे लगते हैं और टूटता भी नहीं है और अच्छी एक्यूरेट रीडिंग देता है। तीसरी जो मिस्टेक पेरेंट्स से हो जाती है वो है कि बच्चे को बुखार के समय पे लोग बहुत ज़्यादा कपड़ा पहना देते हैं। तो देखिए बुखार के टाइम पे जो होता है, बच्चों की हीट, बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है बुखार के रिएक्शन की वजह से। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कपड़ा पहना दोगे तो बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए जनरली आप बुखार में रिकमेंडेड ये है कि लाइट कॉटन क्लोथिंग पहनाएं, और एक लेयर आप एक्स्ट्रा चादर उड़ा सकते हैं अगर बच्चे को ठंड लग रही है तो। बट जनरली बहुत ज़्यादा स्वेटर या फिर गर्म कपड़े से 3-4 लेयर करने से बच्चों को तकलीफ बढ़ जाती है। तो इसलिए ओवर क्लोथिंग ना करें, लाइट क्लोथिंग पहनाएं, शॉर्ट्स पहनाएं, ताकि बच्चे की हीट जो है बॉडी से आसानी से निकल पाए। बुखार में एक्चुअली हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो लाइट क्लोथिंग पहना के रखना चाहिए। ओनली अगर बुखार में बच्चे को शिवरिंग हो रही है तो आप एक चादर या कंबल उसको उड़ा दें, ताकि शिवरिंग के समय जो ठंड रहे उसमें उस टाइम पे उसको थोड़ा आराम आए, और उसको गुनगुना गर्म पानी पीने को दे सकते हैं। और एक मिस्टेक जो पेरेंट्स के द्वारा होती है वो ये कि कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों को अगर बुखार आ गया है तो हम बिना खाना खिलाए पैरासीटामोल की दवाई नहीं दे सकते हैं। देखिए पैरासीटामोल की दवाई से एसिडिटी नहीं होती है, तो अगर आप सिर्फ पैरासीटामोल दे रहे हो बिना कॉम्बिनेशन की, सिर्फ ओनली पैरासीटामोल वाली सिरप जैसे कि कैल्पॉल, क्रोसिन या डोलो के नाम से आती है, तो ये वाली सिरप आप बच्चा अगर खाना नहीं भी खाया है तो दे सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुखार तेज होता है और कई बार ऐसा होता है कि बुखार के वक्त बच्चे को भूख नहीं रहती है और बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, और पैरासीटामोल देने के बाद जब बच्चे की बुखार उतर जाती है तो बच्चा फिर खाना खाने को देखता है। तो आप डॉक्टर से कंफर्म करके जो पैरासीटामोल की डोज है वो बच्चे को बिना खाना खाए भी पैरासीटामोल दे सकते हो, कि पैरासीटामोल से एसिडिटी नहीं होती है। जो तेज़ बुखार की दवाइयाँ हैं कई बार जैसे कि आइबुजेसिक वगैरह है, उसमें कई बार हम ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चा खाना खाने के बाद आप बुखार की आइबुजेसिक ये सब दवाइयाँ दें, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आइबुजेसिक लें। बट पैरासीटामोल आप बच्चे को खाली पेट या बिना खाना खाए भी दे सकते हैं। ऐसा ही होता है कि बच्चे को बुखार के वक्त चिड़चिड़ापन होता है और बच्चा खाना नहीं चाहता है, और जब पैरासीटामोल दे देते हैं तो बुखार थोड़ा उतर जाता है, बच्चा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, तो फिर वो खाना खाने के लिए ट्राई कर सकता है, आप खाना दे सकते हो। फिफ्थ मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं वो बुखार में बच्चे को बहुत ज़्यादा खाना खिलाना चाहते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि बुखार के वक्त बच्चों की या फिर हमारी भी, हमको भी बुखार होता है तो भूख कम हो जाती है और खाने का मन नहीं करता है। तो बुखार के वक्त क्या करना चाहिए कि एक बार में ज़्यादा खाना खिलाने की जगह पे थोड़ा थोड़ा करके बार बार खिलाना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बार बार बताता हूँ कि लिक्विड फूड दीजिए, क्योंकि लिक्विड फूड जो है जिसको ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता है वो बच्चा आसानी से ले लेता है। अगर थोड़ा भी ले लेगा तो उसको थोड़ी बहुत कैलोरी मिल जाएगी। तो लिक्विड फूड देने का ट्राई करें, खीर दें, दाल दें, किसी तरह का सूप दें, फ्रूट जूसेस दें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं वो बच्चे को सही तरीके से हाइड्रेट नहीं करना। देखिए बुखार में खाना खिलाना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट हाइड्रेट करना भी है, क्योंकि हम जानते हैं बुखार में पसीने की वजह से या फिर बुखार की वजह से हमारी बॉडी से बहुत सारा वाटर लॉस होता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हाइड्रेट करना, मतलब पानी की मात्रा बॉडी में ठीक रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप बच्चे को नारियल का पानी पिला सकते हैं, ORS का पानी पिला सकते हैं, लेमन वाटर दे सकते हैं, किसी तरह का फ्रूट जूस दे सकते हैं, या सिर्फ पानी भी, प्लेन पानी भी बार बार पिलाएं, ताकि बच्चा सही तरीके से हाइड्रेट रहे और डिहाइड्रेट ना हो।
बच्चों में ओआरएस के बारे में, घर पे ओआरएस कैसे बनाएं या फिर ओआरएस कितना और कब देना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो देख लें। लास्ट मिस्टेक जो पेरेंट्स करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को एक दिन बुखार आता है, पुराना प्रिस्क्रिप्शन उठाते हैं और कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी डोज में दे देते हैं। अगर उनको लगता है कि बुखार आया हुआ है तो कोई भी एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो देखिए, इसमें 3 मेजर मिस्टेक है। एक तो वायरल फीवर में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है कि वायरल फीवर होने के बाद कई दिनों के बाद वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होती है तो डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, उस हालत में आपको एंटीबायोटिक लेना है। बट अपने से वायरल फीवर में आप जब एंटीबायोटिक देते हो ये तो टोटली गलत है, क्योंकि वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक काम करती ही नहीं है। तो आपका एंटीबायोटिक का चॉइस, एंटीबायोटिक देने का इंडिकेशन ही गलत है। दूसरी चीज़, एंटीबायोटिक की डोज को लेकर गलती होती है। आप कई बार क्या करते हैं, लोग एंटीबायोटिक की आधी डोज देते हैं। मान लीजिए 5 ml अगर प्रिस्क्राइब किया तो 2.5 ml देते हैं, 2 ml देते हैं, 3 ml देते हैं। सोचते हैं कि ज़्यादा बुखार नहीं है तो हमने कम एंटीबायोटिक दिया। ऐसा नहीं होता है। एंटीबायोटिक की एक फिक्स्ड प्रिस्क्राइब डोज होती है, वही डोज सही तरीके से देने से काम करती है एंटीबायोटिक, वरना नहीं काम करती। थर्ड जो मिस्टेक पेरेंट्स के द्वारा होती है वो है इनकम्प्लीट कोर्स। मान लीजिए एंटीबायोटिक डॉक्टर ने 5 दिन दिया है और बच्चे का बुखार तीसरे या चौथे दिन उतर जाता है, तो पेरेंट्स एंटीबायोटिक को तीसरे या चौथे दिन बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अब बुखार ठीक हो गया तो एंटीबायोटिक देके क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हर एंटीबायोटिक की एक कंप्लीट कोर्स होती है। अगर डॉक्टर ने जितने दिन आपको प्रिस्क्राइब किया उतना दिन आपको लेना चाहिए, कंप्लीट कोर्स करना चाहिए, वरना क्या होता है, वही बैक्टीरिया या वही इन्फेक्शन फिर से ग्रो करके बच्चे को फिर से बुखार आ जाता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक की कंप्लीट कोर्स देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक कोर्स या बिना जरूरत के अगर हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं बच्चों में, तो इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है बच्चों में, और आगे चल के जब आप वो एंटीबायोटिक यूज़ करोगे तो वो काम करना बंद कर देता है। तो प्लीज़ 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 मेरा आप सबसे बहुत एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से एंटीबायोटिक ना शुरू करें, क्योंकि एंटीबायोटिक एक स्पेशल दवाई होती है जो हम ये समझ के देते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया बॉडी के कौन से ऑर्गन के लिए अफेक्ट की है। तो रैंडमली कोई भी एंटीबायोटिक उठा के किसी भी इन्फेक्शन के लिए देंगे तो वो काम भी नहीं करेगी, बच्चे को नुकसान करेगी। इसलिए मुझे आपसे ये एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप एंटीबायोटिक प्लीज़ अपने मन से ना दें। और एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो जितना ml, जितना डोज प्रिस्क्राइब किया है, जितनी बार बोला है, जितने दिन के लिए बोला है, वो करेक्ट डोज में करेक्ट ड्यूरेशन के लिए दीजिए, ताकि आपके बच्चे की इन्फेक्शन सही तरीके से क्योर हो जाए। नहीं तो आधा अधूरा एंटीबायोटिक कोर्स देने से इन्फेक्शन पूरा क्योर नहीं होता है और फिर से बुखार आने के चांसेस रहते हैं। मैंने बुखार के केयर के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि बुखार किसे कहते हैं, हमें टेम्परेचर कैसे चेक करना चाहिए, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट जिनकी हमें ध्यान रखना है बच्चों के बुखार के वक्त, वो सारा इस वीडियो में डिटेल समझाया है। तो वीडियो आप ज़रूर देखें, अंत तक देखें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बुखार बच्चों को बहुत सारे कारण की वजह से हो सकती है। तो जब भी बच्चे को बुखार हो आप ज़रूर डॉक्टर को चेक करा लें, क्योंकि ये ऐसा होता है कि हम अंदाजे पे दवाई देते रहते हैं और बच्चों को कई बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और कई बार लोग मुझे कमेंट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक चीज़ मेरे आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, हर चीज़ आप कमेंट पे जो इन्फॉर्मेशन देते हो उसमें बिना बच्चे को चेक किए सारी इन्फॉर्मेशन जाने हम कभी भी सही दवाई नहीं दे सकते। तो प्लीज़ कुछ ऐसी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, बट हर चीज़ मैं आपको कमेंट के द्वारा पूरे सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो इसके लिए आप हमेशा ही अपने जो लोकल डॉक्टर हैं, जो पीडियाट्रिशियंस हैं, उनसे चेक करा के ही बच्चे को दवाई दें, ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।